मध्य प्रदेश में होने जा रहा है 28 विधानसभा उपचुनाव में सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटें हैं, जिसमें 16 सीटों पर कांग्रेस किस तरीके से उतर रही है, किन मुद्दों को लेकर जनता के पीछे जनता के बीचों बीच जा रही है, इस समय हम बात करेंगे। ग्वालियर में कांग्रेस के मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राम पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे जनता किन किन मुद्दों पर कांग्रेस जा रही है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आप जा रहे हैं, किस तरीके से आपको जनता के बारे में पता पड़ रहा है, किस बताइए थोड़ा सा। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि जनता को अच्छी तरह से पता है कि 2018 में जनता ने कांग्रेस सरकार को चुना था और बीच में बीजेपी कहां से टपक पड़ी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और जनता को ये भी पता है कि उनके मत का अपमान हुआ है, जनता को ये भी पता है कि संविधान का अपमान हुआ है, जनता को ये भी पता है कि ये सारे बिकाऊ विधायक बेंगलोर 5 स्टार होटल में 20 दिन रुके थे। जनता को ये भी पता है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ सौदेबाजी की थी, इनकी शर्तें तय की गई थी, 35 करोड़ की शर्त तय की गई थी। इस्तीफ़ा देने के बाद भी सभी को विधायक का टिकट मिलेगा, ये भी शर्त तय की गई थी। इस्तीफ़ा देने के बाद 14 विधायक जो विधायक भी नहीं रहेंगे उनको मंत्री बनाया जाएगा, ये शर्त भी तय की गई थी। कौन कौन सा विभाग चाहिए मंत्री पद के लिए, ये शर्त भी तय की गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो न विधायक थे न कुछ थे, उनकी भी शर्त तय हो गई उसी में कि उनको राज्यसभा से भेजा जाएगा। ये जब सारी शर्तें तय हो गई, 20 दिन बेंगलोर में 5 स्टार होटल में रहने के बाद, जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, 25 विधायकों ने इस्तीफ़ा दे दिया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के पास विधायकों की संख्या कम हो गई और बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। मगर अब कल कोरोना की जो गाइडलाइन आई है, उस गाइडलाइन के तहत कांग्रेस किस तरीके से पालन करेगी, क्या वर्चुअल रैली करेगी, क्या किस तरीके से आप बताएंगे जनता को कांग्रेस के बारे में, किन मुद्दों के बारे में जो आपके हैं। हाई कोर्ट के निर्णय का पालन करना हम सबका कर्तव्य है और सबको करना भी चाहिए, लेकिन जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है वो बड़ा टफ है, उसका पालन करना बहुत मुश्किल है। आप देखिए, यदि जो भी प्रत्याशी है 100 से ज़्यादा लोगों की मीटिंग नहीं ले पाएगा तो वो अपने क्षेत्र की जनता के बीच में नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि 2.5 से 3 लाख करीब मतदाता होता है। एक दिन में यदि उसने 5 सभाएं भी ली तो 500 लोग होते हैं। यदि उसके 10,000 लोगों तक पहुंच पाएगा, जबकि पहुंचना उसको 2.5 से 3 लाख लोगों के बीच में है। तो जनता के बीच में यदि जनप्रतिनिधि जो बनने जा रहा है वो नहीं पहुंच पा रहा है तो फिर वो चुनाव बेमानी हो जाता है। शिवराज जी ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या आपकी तरफ से क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आगे के कहीं ऊपर आप इस पर कार्रवाई करवाएंगे? जी, ये तो बहुत ज़रूरी है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो जाएंगे, क्योंकि इस तरह से जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, इस तरह से तो चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता है। जैसे प्रत्याशियों पर पाबंदी लगाई गई है और उनको बोला गया है सैनिटाइज़र बांटिए, डिस्टेंसिंग रखिए, तो ये प्रत्याशी कहाँ से करेगा? ये तो प्रशासन का काम है। प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग बनाए, मास्क बांटे। वही कांग्रेस प्रत्याशी को तो 35 करोड़ मिला नहीं है, बीजेपी के प्रत्याशियों को 35 करोड़ मिला है। वो तो सब कर सकते हैं, वो सैनिटाइज़र भी बांट सकते हैं, टीवी भी लगवा सकते हैं, वर्चुअल मीटिंग भी कर सकते हैं, लिफाफे भी बांट सकते हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी हैं, वो इस तरह से चुनाव लड़ना उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन ये चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। जनता बिकाऊओं को हराना चाहती है, गद्दारों को हराना चाहती है। प्रचार प्रसार की हम बात करते हैं, प्रचार प्रसार कांग्रेस का उपचुनाव में कितना ढीला है साबित हो रहा है। बीजेपी के मुकाबले में प्रचार प्रसार क्यों नहीं कर पा रहे, ना कैंडिडेट कर पा रहे हैं, ना आपकी तरफ से कोई हो पा रहा है जो बीजेपी की तरफ से रहता है? जी, वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। उनके साथ जो लोग जा रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के लोग सिंधिया समर्थकों को पसंद नहीं कर रहे हैं। सिंधिया समर्थक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जाते हैं, धीरे से बोल के आ जाते हैं, इन बेकाबुओं को हराइए। सिंधिया समर्थक जाते हैं, वो कहते हैं आप भाजपा को नहीं, केवल महाराज को देखें, सामंतवाद को देखें। तो और जो हमारा चुनाव प्रचार है, हमारे प्रत्याशी जा रहे हैं, आज पूरे जनता को गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, घर घर में पता है कि
इन बिकाऊ और गद्दारों को हराना है, जिन्होंने जनमत को बेचा है, लोकतंत्र की हत्या की है और एक एक वोट की कीमत एवरेज 5,000 रुपये लगाई है। अब व्यक्ति विशेष के आलोचना वाली हम बात करेंगे। जैसे कमलनाथ जी ने कहा था इमरती देवी आइटम है, और अन्य मंत्री कहते हैं कि शिवराज जी नारियल लेके चलते हैं। क्या लगता है कि आज की राजनीति में ऐसे व्यक्ति विशेष को ऐसा बोलना चाहिए, पहले की राजनीति में अब की राजनीति में बहुत अंतर है? देखिए, बात तो इस पर होनी चाहिए कि कमलनाथ ने 100 रुपये में बिजली दी, जो 2-4 हज़ार रुपये के बिल आते थे वो 100 रुपये के आने लगे, और शिवराज सरकार के आने के बाद वही बिल 2-4 हज़ार रुपये के आने लगे। बात तो इस पर होनी चाहिए कि कमलनाथ जी ने जो माफियाओं पर कार्रवाई की थी, गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई की थी, भू माफियाओं पर कार्रवाई की थी, मिलावटखोरों पर कार्रवाई की थी, इस पर बात होनी चाहिए। और जहाँ तक कमलनाथ जी ने जो कहा था, आप जानते हैं कि उनका इंटेंशन ये नहीं था। वो तो अपने कांग्रेस पार्टी के बारे में बता रहे थे कि ये बहुत सहज हैं, सरल हैं, और आपने जो बीजेपी की प्रत्याशी उनके बारे में नहीं बताया कि वो कहती हैं कि मैं तो हार भी गई तो कलेक्टर जिता देगा, मैं हार भी गई तो डिप्टी सीएम बन जाऊंगी। तो उन्होंने उस संदर्भ में उस बात को कहा था, तो उनका इंटेंशन गलत नहीं था। इंटेंशन तो बिसाऊलाल जी का देखना चाहिए। वीडी शर्मा जी ने जो पारुल साहू जी के बारे में रिजेक्टेड माल बोला, उस इंटेंशन को देखना चाहिए। तो सोच कैसी है आपकी, नीयत कैसी है, तो जनता जानती है कि कमलनाथ जी का जो इंटेंशन था वो गलत नहीं था, लेकिन बिसाऊलाल सिंह जी और वीडी शर्मा जी का जो इंटेंशन था वो महिलाओं के अपमान करने का था। मुख्य मुद्दे क्या क्या रहेंगे कांग्रेस के पास? कांग्रेस के पास मुख्य मुद्दे जो कांग्रेस ने वचन पत्र में दिए थे, 974 करीब उसमें मुद्दे थे, और 15 महीने में 574 कंप्लीट हो चुके थे, जिसमें से 1000 गौशालाओं का निर्माण भी था। हमने गौशालाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। आप सोचिए, 15 महीने में करीब 250 गौशालाएँ कंप्लीट हो चुकी थी, 750 पर काम चल रहा था, जिसने उन गौशालाओं को शिवराज सरकार ने आते ही फंड रोक दिया और उन 750 गौशालाओं का काम करना बंद हो गया। शिवराज सरकार 1 रुपये 60 पैसे पर डे प्रति गाय के चारे के लिए देती थी। कमलनाथ जी ने उसको 20 रुपये प्रति गाय के लिए दिया। शिवराज सरकार के आते ही उन्होंने उसको भी वापस कर दिया। हमने कन्या विवाह की राशि 28,000 से 51,000 रुपये की, शिवराज जी ने आते ही उसको वापस 28,000 कर दिया। हमने विधवा पेंशन 300 से 600 की। हमने किसानों का जो बिजली बिल जो भी आता था उसको आधा किया। तो हम जितने भी जनहितैषी काम कर सकते थे वो हमने किए। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, कोरोना काल में भी उन्होंने आटा चुराया। कोरोना काल में भी वो 5 स्टार होटल में मस्ती कर रहे थे। कोरोना काल में भी जो विधायक नहीं है, जो इस्तीफा दे चुके हैं, ऐसे 14 लोगों को मंत्री बना दिया। और फिर ये मलाईदार पोस्ट के लिए भी 10-15 दिन तक लड़ते रहे। मंत्रिमंडल के गठन के लिए 2-3 महीने तक लड़ते रहे। फिर आप देख रहे हैं ये हार तो अपनी मान चुके हैं। इन्होंने क्या बोला था, शिव ज्योति चलेगी, और ज्योति के फोटो ही उड़ा दिए। ज्योति को भारी डिब्बे को अलग ही बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। तो अब तो ये भारतीय जनता पार्टी की आपस की लड़ाई हो गई है। ग्वालियर में देखिए, प्रभात झा नहीं दिख रहे हैं, माया सिंह नहीं दिख रही, यशोधरा राजे नहीं दिख रहे हैं, जयवान सिंह पवैया नहीं दिख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से समझ चुकी है कि वो हार चुकी है, और उसी हार की बौखलाहट के कारण ये फालतू के मुद्दे लेके आ रहे हैं, जिससे जनता के डेवलपमेंट और जनता के विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये थे कांग्रेस प्रवक्ता आरपी राम पांडे जी, ग्वालियर से पंजाब केसरी के लिए अंकुर जैन की रिपोर्ट।